राज्यों का फैसला आ चुका। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोपहर के 1 बजे हमारे साथ हमारी सहयोगी जया भी जुड़ गई। जया, एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। जया कौशिक और साथ में एक नए मेहमान विनीत गोयनका साहब जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। विनीत जी, आपका भी एडीटीवी इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी और संजय कुमार जी पहले से हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आपको स्क्रीन पर समझा दें एक बार। आपके सामने जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है और तेलंगाना में कांग्रेस बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। तो नतीजे बिल्कुल साफ हैं। उत्तर में बीजेपी दिखाई दे रही है, दक्षिण में कर्नाटका के बाद एक बार तेलंगाना में कांग्रेस की धमक दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में सभी एग्जिट पोल गलत साबित होते हुए दिख रहे हैं। और इसी पर एक क्विक कमेंट लेता हूं, उसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे। विनीत जी, आप कैसे एनालिसिस करते हैं इन 4 राज्यों के नतीजों को, और खासकर छत्तीसगढ़ के बारे में? छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि एक तो करप्शन बड़ा इशू रहा था, दूसरा ट्राइबल बड़ा इशू रहा। लेकिन चारों राज्यों में अगर आपने देखा तो उसमें से खास करके 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एंटी हिंदू रैंटिंग, यानी वो हिंदू जो अदरवाइज वोकल नहीं होता है, डोरमेंट होता है, घर में रहता है, वो बड़ा नाराज हुआ कि भाई आपने मेरे धर्म के खिलाफ किया। तो मुझे लगता है एक वो बड़ा फैक्टर रहा कि एंटी हिंदू रैंटिंग जो है इस समय हुआ और वो लोग बाहर आए। दूसरा विषय जो रहा वो महिलाओं का रहा कि दोनों प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में महिलाएं बड़े त्रस्त थी, लेकिन जो रिलीफ उनको सेंट्रल स्कीम्स ने दी, फिर वो स्वच्छ भारत के नीचे टॉयलेट हो, फिर गैस हो, विमर रिजर्वेशन हो, और मध्य प्रदेश में खास करके भोपाल संभाग जो है उसमें मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक का बिल भी मुझे लगता है बहुत सुहाया था। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये महिलाओं का, ट्राइबल्स का, और तीसरा एंटी हिंदू रैंटिंग ऐसा दिख रहा है। संजय जी, जैसे अभी बात हो रही है कि महिलाओं के लिए जो स्कीम्स की, देश की आधी आबादी, इसका कहीं फ़ायदा मध्य प्रदेश में हुआ। अब इसको सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और अब फाइनल इसके बाद आना है। तो क्या यहाँ से कुछ सीख करके या ये रणनीति का इस्तेमाल करके लोकसभा में बीजेपी अब कोशिश करेगी कि और इस चीज़ को आगे कैपिटलाइज करे, खासतौर पर आधी आबादी? क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उनके लिए 4 ही जातियाँ हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा। तो ये शायद इसी सबको ध्यान में रखते हुए देखिए, मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में सिर्फ बीजेपी ही नहीं, किसी भी अगर आप पार्टी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस हो, रीजनल पार्टियों हो, सभी का दांव महिला वोटर पर होगा। अब सवाल यह है कि महिला वोटरों को लुभाने में, या ये कहें उनको अपनी ओर मोबिलाइज करने में सफल कौन होता है। तो महिला वोटर एक अहम भूमिका निभाने वाली हैं आने वाले चुनाव में भी। सारी पार्टियों को ये समझ आने लगा है पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए, और मुझे लगता है इसकी आहट 2019 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उस समय से शुरू हो गए थे। अब कुछ पार्टियों ने इसको बहुत जल्दी पहचाना और इस पर काम करनी शुरू कर दी। कुछ पार्टियों ने शायद देर कर दी है, लेकिन आने वाले समय में कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं रहेगी। हर पार्टी के स्ट्रैटेजी में ये ज़रूर होगा कि महिला वोटरों को आप कैसे अपनी ओर मोबिलाइज करें, या स्कीम्स के थ्रू करें, या आप उनको पार्टी में टिकट दें, जिस भी पैटर्न का, जिस भी स्ट्रैटेजी का सहारा लें, लेकिन महिला वोटरों की भूमिका अहम होने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव में। जी, यहाँ पर हमारे साथ शाजिया इल्मी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत बधाई। जो रुझान दिख रहे हैं उसमें एक बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी का यहाँ पर दिख रहा है। आपसे समझना चाह रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को एज ए सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं किया गया था 1-2 दशक से, हालांकि वो सीएम है। अब बीजेपी का क्या मन है, आगे क्या सोचा है, कौन होगा वो चेहरा? सीएम के साथ सीएम शिवराज ही होंगे या कोई और? देखिए, बहुत ही जल्दी पार्टी की आला कमान, हमारे सीनियर लीडर्स इसको तय करेंगे, और जो कुछ भी होगा अनुशासन के साथ, सम्मान के साथ और आम राय के साथ होगा, और ये बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा। लेकिन अभी भी मैं सुन रही थी बात महिला वोटर्स की, मुझे लगा ये एक सिर्फ महिला वोटर्स को लुभाने के लिए ख़ास तौर से एक कोई तरीका नहीं है। जो भी सरकारी स्कीम्स आप देखेंगी केंद्रीय सरकार की तरफ से, चाहे वो आवास योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना हो या फिर हमारे इज्जत घर हो, उस सब का केंद्र बिंदु महिला है। और ये प्रधानमंत्री जी की खास इसमें ना सिर्फ रुचि है, लेकिन एक उनकी जिद है कि ये होना चाहिए। और मुझे लगता है ये हर एक घर को प्रभाव करती है। अगर आप देखेंगे जो 4 जातों की जो बात की है, उसमें उन्होंने किसानों की, गरीबों की, युवाओं की और महिलाओं की बात की है।
और आप देखेंगे उमड़ उमड़ कर अब शिवराज जी के लिए जो प्रेम हम देख रहे हैं, एक अपार श्रद्धा और दुआओं के साथ महिलाओं ने वोट दिया है। और आप यकीन नहीं करेंगे, राजस्थान में महिला सम्मान की बात अलग, एक तरह से महिला अपमान हो रहा था। महिला अपमान अगर आप देखेंगे, जो जी मैं खत्म कर लूं बात को अपनी, जो वृद्धि हुई है रेप केसेस में, बलात्कारों में, जी आप देखेंगे। और आप देखिए उसका असर आप छत्तीसगढ़ में देखिए। एक तरफ विश्वसनीयता है, एक तरफ से एक एहसास है कि कोई हमारा अपना है, इस पर हम यकीन कर सकते हैं। जो कहेगा वो करके दिखाएगा, बजाय कि खोखले वादे। तो एक तरफ डिलीवरी है जो सबने देखी है, 9.5 साल तक देखी है, ये बाकायदा डिलीवरी है। ये जो करोड़ों रुपयों की हम बात कर रहे हैं, हम कब 80 करोड़ लोगों को जो खाना मिल रहा है, जो 14 करोड़ जो शौचालय बने हैं, जो 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, ये असलियत है, ये संख्या नहीं है, ये आंकड़ों से बढ़कर है। ये लोग हैं, ये गरीब हैं, ये युवा हैं, ये किसान हैं, ये महिलाएं हैं। सिर्फ हिंदू, मुसलमान, जाट, अहेर, दलित नहीं है। और ये है मोदी जी की सोच। जी शाजिया जी, बिल्कुल आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है। इस वक्त मध्य प्रदेश में अंतर लगभग 97 सीटों का है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, यानी लगभग 100 के पास जाने वाला दोनों का जो डिफरेंस है, और ये बहुत बड़ी जीत है। इतनी उम्मीद बीजेपी आला कमान को भी नहीं रही होगी कि जनता इतना जोरदार उनको बहुमत देने वाली है। और अगर सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये ध्यान रखना होगा कि 86 सीटें इस वक्त ऐसी हैं जिनमें जो अंतर है जीत और हार का या बढ़त का, वो 5000 से कम है। 67 यानी 67 सीट्स ऐसी हैं जिनमें जीत और हार या बढ़त का जो अंतर है वो 3000 से कम है, और ये सीटों की संख्या काफ़ी है। और छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो वहाँ 30 सीटें ऐसी हैं जहाँ अभी जो अंतर है दोनों पार्टियों के बीच में वो 5000 से कम है, और 25 सीटें ऐसी हैं जहाँ 3000 से कम का अंतर है। और अभी लगभग 1:10 होने वाला है और अब भी कई राउंड्स बाकी हैं। तो बिल्कुल अंतिम नहीं मानना चाहिए, बदलाव होगा, लेकिन तस्वीर लगभग साफ है कि तीनों राज्यों में या चारों राज्यों में क्या नतीजे हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात सुशील जी आपके एनालिसिस में ऐड करना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, कॉन्स्टिट्यूंसीज छोटी हैं, वहां पे 3000 का गैप भी ठीक ठाक होता है जीत हार के लिए। मध्य प्रदेश में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, वहां पे कॉन्स्टिट्यूंसीज बड़ी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा हो सकता है कि 3000 के अंतर पर कई सारी जीत हार जीत हो। मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा मनीषा जी आपसे, विद योर परमिशन, अगर आप मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। नहीं। और बस सिर्फ इतना सा, बार बार कहा जा रहा है कि महिला मोदी, ये 2 फैक्टर ऐसे रहे जिसने बीजेपी को आगे बढ़ाया, बीजेपी की पॉपुलैरिटी को फायदा पहुंचाया। मैं इस सवाल को थोड़ा सा, इस सिचुएशन को थोड़ा टर्न कर रहा हूं। 18 में भी ये स्कीम्स थी, मतलब मोदी का चेहरा था, महिलाओं को लेकर इज्जत घर की बात हो चुकी थी, और बीजेपी ने वो चुनाव हारे थे इन विधानसभाओं में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। इस बार ऐसा क्या हो गया कि जनता को ये चीजें पसंद आ रही है? देखिए, मैं बार बार एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वेलफेयरिज्म बिल्कुल साफ हो गई है, लेकिन एक फ्लोर लेवल अक्रॉस पार्टीज अब तयशुदा हो गया है। जैसे गैस का सिलेंडर जो पार्टी अभी कहेगी कि मैं 1500 रुपये में दूंगा, वो पार्टी चुनाव हार जाएगी इन नेशनल रेफरेंडम। तो लगभग अब 500 जो दे दे, कोई 450 दे देगा, वो नहीं जीतेगा, लेकिन 500 दाम महिलाओं ने अपने दम से, छोटी छोटी लड़ाइयों से जीत के और कर लिया है। ठीक है, और आप ये भी समझिए कि भाजपा जो इतनी बड़ी पार्टी है, इतना सत्ता उसके पास है, कर्नाटक के चुनाव के उपरांत एक गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें बुलाया गया था, और वहां भी जब मैंने ये बात कही कि महिला वोटर को सिलेंडर पर बड़ा वो है, और कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन कुछ लोगों ने तुरंत लिखा इस बात को कि सिलेंडर जो है वो 500 रुपया अब इससे कम। अब मैंने देखा उसके बाद कि फीडबैक वो गया और सही प्रधानमंत्री कहीं भी। इसके दूसरी बात आप समझिए कि 2018-19 में आखिर भाजपा ने भी किसान सम्मान निधि वगैरह तो बना दी ना, खाद आपूर्ति उत्तर प्रदेश में भी हुई, तो किसानों के लिए भाजपा आज भरोसे की पार्टी है। तो गैस सिलेंडर, हाउस होल्ड, इन सब में भरोसे की पार्टी। उसके बाद ऊपर से वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स आती हैं। आपने महिला आरक्षण की घोषणा पहले कर दी थी। तो इन बातों को लेके जो कुछ मुख्य वर्ग हैं, किसानी का, महिलाओं का, इनमें भरोसे की बात कर दी गई है भाजपा के द्वारा भी। उसके बाद फिर चुनाव की मशीनरी जब लगती है तो एक मोमेंटम गेन होता है। एक ही बचता है, और मैं इंतजार कर रही हूं 2024 के पहले यूथ पे। मुझे अंदाज है कि प्रधानमंत्री का कोई बड़ा बयान अब आएगा एक नेशनल मिशन और मोमेंटम के तहत। तो वेलफेयर की जो पॉलिटिक्स है उसकी सबसे बड़ी, अगर कोई देखती है, कोई आस लगा के, वो महिलाएं देखती हैं,
क्योंकि महिलाएं ओपन मार्केट में जाके इतना काम, हमको बच्चा संभालना होता है, गृहस्थी करनी होती है, हम राज्य पर आश्रित लोग हैं। और ये केवल भारत नहीं है, आप लैटिन अमेरिका के देशों में भी जाएं, ब्राजील में क्यों लूला बार बार वापस आते हैं, वो एक आंगनवाड़ी वर्कर को भी अपने देश के वो नाम से जानते हैं। मैं वैसे उसमें रह चुकी हूं जहां आंगनवाड़ी वर्कर्स बिल्कुल वो नाम से बुला के और मंच पर उनको मिलते हैं। मुफ्त की गैस बोल्सा फैमिलिया में, बच्चों को स्कूल में दूध का ग्लास, उसके ऊपर से कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, और इसके बाद एक ऐसी राजनीतिक परिचर्चा उनके इर्द गिर्द बनती है। तो लगभग वैसी बात यहां भी हो रही है कि वेलफेयर स्कीम्स प्लस प्रो एग्रीकल्चर, उसके ऊपर से गुड गवर्नेंस का जब एक लेवा चढ़ता है तो मोदी जी के लिए प्लस प्लस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि केवल तोहमत लगाने की राजनीति नहीं, लेकिन एक सिंक्रेटिक बात हम क्या कर सकते हैं, उससे फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब तो मौका वो संजय जी कुछ शायद बोलना हार चाह गए रहे हैं। हैं। फिर चलते हैं बाहर। सुमित, आप मार्जिन का जिक्र कर रहे थे कि कितनी कंस्टिट्यूएंसी है जहां स्मॉल मार्जिन है, तो सिर्फ दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी तकरीबन 35 से 40% ही वोटों की गिनती हुई है। 20-22 राउंड्स की गिनती होनी है, वहां 5 राउंड 6 राउंड की गिनती हुई है। दोनों राज्य में स्थिति यही है, 35 से 40% की गिनती हुई है, अभी आधी से ज्यादा गिनती बाकी है। इसका यह अर्थ नहीं, ये मैं कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि नतीजे बदल जाएंगे, लेकिन कुछ जो मार्जिनल सीट्स हैं शायद उस पर नजर बना के रखनी पड़ेगी, नजर बनाए रखनी होगी। और रायपुर में हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं मनीष कुमार, सीधा उनका रुख करते हैं। मनीष जी, यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां कुछ जो बहुत ही नैरो मार्जिन वाली सीट्स हैं उसमें अभी 35 से 40% ही अभी टोटल मतगणना हुई है। तो अभी देखना होगा थोड़ा नतीजों का, और जो रुझान है उसे नतीजों में तब्दील होते हुए थोड़ा वक्त लगेगा। आप वहां मौजूद हैं, किस तरह का माहौल है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो रुझान आए थे बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा था, अब एक तरफा होता हुआ दिख रहा है बिल्कुल। जया, इस बात में सच्चाई है कि अभी तक जो काउंटिंग हुई है वो 10 राउंड की भी काउंटिंग यहाँ पूरी नहीं हुई है, 19 राउंड की काउंटिंग, कहीं कहीं पे 22 राउंड भी होना है। तो ये इस बात में सच्चाई है कि अभी 9 राउंड में कुछ सीटों पर ये फेरबदल हो सकता है, लेकिन अभी तक के जो रुझान है तो बहुत सारी सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी आगे चल रहे हैं उनकी लीड बढ़ती जा रही है। मैं आपको दिखाऊं कि हम बात कर रहे थे कि बीजेपी के लिए आखिर छत्तीसगढ़ में क्या काम किया। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि उनका जो स्लोगन था, आओ नई सबो बदल के रहबो भाजपा आवत है। और जो सबसे बड़ी बात जो मनीषा जी बार बार कर रही हैं कि हाँ, ये सही है कि इस चुनाव में अगर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अगर पासा पलटा है तो उसके पीछे 2 बड़े उनके वादे रहे हैं। एक, महिलाओं के लिए 12,000 रुपये देने की घोषणा कि उनको हर वर्ष जो है 12,000 रुपया दिया जाएगा, जिसके कारण कांग्रेस को, और उसके लिए उन्होंने पूरी गारंटी भी दी, घर घर जाकर फॉर्म फिलअप कराया। और कांग्रेस पार्टी को बीच चुनाव में जब इस बात का अंदाजा और आभास हुआ कि ये काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है तो उन्होंने बीच चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15,000 देने का वादा किया। दूसरी बात, भूपेश बघेल को इस बात का एक तरह से बहुत ही ज़्यादा उनको इस बात से उम्मीद थी कि उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया है, उन्होंने धान की अच्छी खरीद की रकम दी है। लेकिन इस बार बीजेपी को भी शायद इस बात का अंदाजा हो गया था, इसलिए बीजेपी ने धान खरीद के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल का वादा ही नहीं किया, बल्कि 2 साल का बोनस जो उनका बकाया था उसे भी देने का वो वादा किया, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि चूंकि वो वादा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे तो किसानों को भी लगा कि वो ज़्यादा क्रेडिबल है, ज़्यादा विश्वसनीय है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि वो 3200 रुपये देगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से जो किया गया वादा था उसके कारण वो कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ा। वर्तमान में अभी हम फिलहाल रायपुर में बीजेपी के दफ्तर में हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी के जितने नेता हैं जो काउंटिंग में नहीं गए हैं, यहाँ पर उनका काफ़ी बड़ा हॉल है ऑडिटोरियम में, वो अभी काउंटिंग के ऊपर में नज़र रखे हुए हैं। यहाँ पर जो रीजनल चैनल है वो चल रहे हैं और जैसे जैसे फेरबदल हो रहे हैं। सर ये बताइए, ये रिजल्ट की आप लोगों को उम्मीद थी? इस रिजल्ट की उम्मीद थी? ये रिजल्ट जनता की उम्मीदें के अनुरूप है और उस जनता की उम्मीदों के साथ हमारी उम्मीद जुड़ी गई। निश्चित रूप से ये जनता की उम्मीद का एक प्रकार से प्रमाण है कि जनता चाहती थी कि यहाँ पर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना,
ये जनादेश। क्या काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी जी की करिश्माई नेतृत्व, मोदी गारंटी, ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पिच में सबसे बड़ा अहम रोल किया है और कार्यकर्ताओं का मेहनत, जनता का आशीर्वाद। तो ये जो गारंटी राज्य के चुनाव में प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, वो बीजेपी के जो स्थानीय नेता उनका कहना है कि वो सब चीजों पर भारी पड़ा। जया जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया वहां का हाल बयां करने के लिए और ये दिखाने के लिए किस तरह का माहौल है। विनीत जी, आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या दिख रहा है? नहीं, अच्छा ही होगा मुझे, लेकिन 2-3 बातें मैं INDA के बारे में कहना चाहूंगा। एनडीए के अंदर एक थ्रेड, सिंगल थ्रेड यानी एक लाइन चलती है, और INDA में मल्टीपल थ्रेड यानी जो उनका इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन, अंदर का जो तनाव वो दिखता है। उनके नेताओं में समन्वय नहीं है, समन्वय की कमी है। नंबर 2 बात है कि मुझे लगता है कि उनके नेताओं ने जो मुंह छुटा, यानी मैं जब मध्य प्रदेश में कुछ लोगों से बात, उन्होंने कहा कि मुंह छुटा मतलब दे कुड स्पीक आउट ऑफ द टर्न, जो उन्होंने कहा। और 2-3 बातें, जैसे उन्होंने जो प्रधानमंत्री के लिए कोई अपशब्द कहा था राजस्थान में, एक वो वाली बात थी, वो भी उनके खिलाफ गई। और दूसरा, कास्ट में जो हिंदू समाज को बांटने की कोशिश INDA ने किया, जो सनातन को गाली दिया, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि एंटी हिंदू जो उन्होंने स्टैंड लिया था, ये इन जगह पे बगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो युवा है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वोटर 18 साल से 23 साल का जो लड़का है, वो नौकरी के लिए अपने आप को देखता है, वो अपने आप को करियर के लिए देखता है। INDA का जो कांस्टेंट एंटी कॉर्पोरेट रेंटिंग रहा है कि मोदी जी को कभी अडानी से जोड़ना, कभी किसी और चीज़ से जोड़ने की कोशिश करना, वो INDA के खिलाफ है। मुझे लगता है कि INDA ने वो सोचना चाहिए कि युवा को अगर जोड़ना होगा तो कॉर्पोरेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करना चाहिए, कंसोलिडेशन ऑफ बिजनेस के बारे में भी बात करना चाहिए, और महिलाओं के बारे में। तो ये INDA जो है अच्छा ही है, बाहर बैठेंगे, थोड़ा देर स्वस्थ रहेंगे, आराम करेंगे। जी, शाजिया इल्मी कुछ बोलना चाह रही हैं। कहना चाह रही थी, मनीषा प्रियम जी ने योजनाओं की बात की। अब देखिए, योजनाएं सब सरकार बनाती हैं। हम तो उस देश से हैं जहां आज़ादी के बाद से पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन और क्रियान्वयन कैसे हुआ है, क्या लाभार्थियों तक पहुंचा है, जो मुस्तहक और हकदार हैं क्या उनको हक मिला है, चाहे वो DBT हो या PDS हो, जो लीकेजेस को ख़त्म किया गया है, जो पिल्फरेज होता था। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा, ये गुड गवर्नेंस का और सुशासन का एक बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है। योजनाएं के बारे में बात कर लेना अलग है, और ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना कि जो असली हकदार है, लाभार्थी तक आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति है, महिला है, उसको मिल रहा है वो हक, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर जो काम पूरे देश में हुआ है, वो मोदी जी के नेतृत्व में, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। दूसरी चीज़ और ज़रूरी चीज़, एक आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस, एक आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस थी, एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी। अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वही सेम ओल्ड हिंदू, मुस्लिम, जाट, अहेर, गुज्जर, इसी में लगे थे। लेकिन अब पूरा वो आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस बदलकर युवा, महिला और किसान, उनको एक तरह से अलग समझना और उनको एक सिविक कॉन्शियसनेस में डालना और उनके हिसाब से नीतियां बनाना, जिससे वाकई में अब देखिए, जब सारे क्लासेस में देखेंगे, इकोनॉमिक क्लासेस में आप देखेंगे कि जो सबसे गरीब था, एब्जेक्ट पॉवर्टी में जो था, वो उभर आया है। वो 13 करोड़ की आबादी है। जो लोएस्ट इनकम ग्रुप है वो भी ऊपर बढ़ा है, तो लगातार वृद्धि हो रही है। जो एवरेज इनकम है, जो एक भारतीय की थी, जो कि पूरे सालाना थी 86,000, वो बढ़कर 1,40,000 हो गई है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा पैमाना है, और ये पुरानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की पॉलिटिक्स को के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी धार है, और उसका असर, और ये असरदार है। अब मध्य प्रदेश की बात करें, अब जीत बढ़त का अंतर 101 हो गया, ये बहुत बड़ा अंतर है। आपने 100 से पार कर लिया अंतर। कांग्रेस को 63 सीटों पर बढ़त है और बीजेपी को 164। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि अब भी आधी भी काउंटिंग नहीं हुई है, आधे राउंड्स भी काउंट नहीं हुए हैं। लेकिन ये पता लग रहा है कि शुरुआती जो राउंड हैं उनमें बीजेपी ने बहुत अच्छी बढ़त बना ली है, जो आने वाले अगले 3-4 घंटों का स्पष्ट संकेत दे रही है। संजय जी, आपसे बात वही इंडिया ब्लॉक की हो रही थी, इंडिया गठबंधन की हो रही थी। अब बीजेपी के सामने जिस तरह के आने वाले दिनों में जितना समय है, जब समय कम होता है और संसाधन कम होता है, तो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना होता है। पूरे इंडिया गठबंधन के सामने अब यही चुनौती है। आपस में उनके अभी वो जोड़ नहीं बना है कि
कि वो बिल्कुल अटूट रहे। काफ़ी आपस में मतभेद हैं, समय भी कम है और अब राज्य भी कम है उनके पास। और जिन दो बातों का आपने जिक्र किया, संसाधन भी कम है और आपने कहा स्मार्ट वर्क करने की एबिलिटी भी मुझे लगता है कम है। तो जिसकी चर्चा हो रही है कि क्या इसके बाद इंडिया गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा, क्या हमें लगता है कि वो उसको और मजबूती मिलेगी या और कमज़ोर पड़ेगा। देखिए, कमज़ोर इस सेंस में पड़ेगा कि अगर कांग्रेस के नज़रिए से देखें तो कांग्रेस का जितना एक तरह से वजूद था इंडिया गठबंधन के अंदर में, लगभग वो बना रहेगा। भले ही वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हार रही है, लेकिन तेलंगाना में वो जीत हासिल कर रही है, तो उतना ही वजूद बना रहेगा। ऐसा नहीं है अगर कांग्रेस 3 राज्यों में जीत जाती तो वो अपना एक तरह से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करती इंडिया गठबंधन के अंदर में। और अगर मान लीजिए 4 राज्य हार जाती तब तो इस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की वजूद बहुत कम हो जाती। तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। और फर्क नहीं दिखाई पड़ने का अर्थ ये भी है कि आप देखिए पिछले 50-55 दिनों में इस इंडिया गठबंधन अलायंस की ना कोई मीटिंग हुई है, ना कोई सीरियस बातचीत हुई है। तो मुझे लग रहा है लैक लस्टर तरीके से चलता रहेगा और पता नहीं जनवरी फरवरी के महीने तक हमें ये एक अच्छा रूप लेता हुआ दिखाई पड़ेगा या नहीं। मैं तो उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, क्योंकि अहम बात है सीट शेयरिंग। 6 तारीख की मीटिंग जो है वो ये तय कर देगी कि आगे इंडिया ब्लॉक चलना है कि नहीं चलना है। अगर जो अलायंस की जो दूसरे पार्टनर है कांग्रेस के बगैर वाले, वो कितना अपने आप को असर्ट करते हैं कांग्रेस के सामने। वो कांग्रेस जो इस उत्तर भारत के राज्यों में अपने आप को मजबूत कर रही थी, क्या अखिलेश यादव झुकेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल झुकेंगे, क्या नीतीश कुमार, लालू यादव झुकेंगे, कैसे इस चीज को देखा जाए, ये चीजें तय कर देगी कि 6 तारीख की मीटिंग के बाद अगली मीटिंग INDIA ब्लॉक की होगी कि नहीं होगी। ये बताइए कि मीटिंग का डेट तो आप बता रहे हैं, हाँ, अब स्थान क्या होगा अगली मीटिंग का? दिल्ली है, अनाउंस कर दिया। अच्छा, अब आपको मैं ये भी बतलाना चाहती हूँ कि वो जाएंगे वहां, अखिलेश जी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में अब मध्यस्थता करके, और कुर्सी जो है बीच में 5 आदमी बैठेंगे और अरक फरक बैठेंगे। लालू जी, पुराना उनका हिसाब किताब है कि जब गठबंधन की बात आती है तो ट्वीट कर दिए गए थे पिछले बार कि इतनी सीटें देंगे और नहीं देंगे, और बताया गया था कि उनकी जो लिस्ट थी वो राहुल गांधी सर के नीचे रख के सो गए और बीच में कोई मध्यस्थता करता रहा। मैं ब्रेक में उसके पहले कि क्या इंडिया ब्लॉक अगर विधानसभा चुनाव भी एक साथ लड़ती है, जैसे अखिलेश ने 70-75 कैंडिडेट उतार दिए मध्य प्रदेश में, जैसे आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश भी लड़ी, राजस्थान भी लड़ी। सुमित जी, आपको भी शायद नहीं अंदाज हो कि आपने कितनी महत्वपूर्ण बात की। मैं तो एक नागरिक हूं, किसी राजनीतिक दल से मेरा संबंध नहीं है। इंडिया अलायंस आपने अनाउंस कर दिया और उसके बाद कमलनाथ जी जो है वो एंटी इंडिया अलायंस चुनाव लड़ते हैं। रमन सिंह बोल रहे हैं हमारे सहयोगी, और नतीजा दिख रहा है। मोदी जी की गारंटी सबसे प्रमुख रूप से, उस गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया है और डबल इंजन की सरकार। कुछ इश्यू है, हम लौटेंगे दोबारा। मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे, मोदी जी ने खुद अपना नाम लेके गारंटी, मोदी की गारंटी बोला। बीजेपी के तमाम नेताओं ने ट्वीट कर इशारा किया है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी है। और उससे वाकई में पीएम के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और पीएम के चेहरे पे चुनाव जीता गया तीनों हिंदी भाषी राज्यों में। लड़ चुका है छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस तमाम एग्जिट पोल्स में जीत रही थी, वो कांग्रेस हार रही है इस वक्त में। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 53 की सीटों पर आगे चल रही है, पिछली बार के मुकाबले लंबे अंतराल के साथ आगे, और कांग्रेस को 34 सीटों का नुकसान हो रहा है, 34 पर ही वो दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की हलचल पर मेरे सहयोगी जुल्फिकार ने बात की वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से, आइए वो सुनते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र, अच्छा, रमन सिंह के पास हम जाएंगे, उसके पहले पीयूष गोयल बीजेपी के जो नेता हैं वो क्या बोल रहे हैं बीजेपी के इन 3 राज्यों में मेरी जीत पर, पहले वो सुन लेते हैं। आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। आप गहराई से देखें तो ये सामान्य विजय नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बढ़त हुई है भाजपा की। राजस्थान में अनुमानित जो था, लोगों को लगने लग गया था, आपके पत्रकार बंधु जिस प्रकार से बात कर रहे थे, वो सब ट्रेंड्स को पीछे छोड़ दिया और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीती है। छत्तीसगढ़ में आप सबने हमें राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन जिस प्रकार की शानदार विजय भाजपा की हुई है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग सभाओं में स्पष्ट देखने को मिलता था। तेलंगाना में भी आप देखिए जिस प्रकार से बढ़त भाजपा की हुई है। पिछली बार तो हम 1 सीट पे थे, 1 सीट से डबल डिजिट पे जाना ये स्पष्ट करता है
कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात लोगों के जहन में आ गई है। और मोदी है तो मुमकिन है, ये आज देश का हर युवा, देश की हर महिला, देश का हर गरीब इस बात से सहमत हो चुके। जी सर, हमेशा की तरह कांग्रेस फिर से ईवीएम। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह से बात की हमारे सहयोगी जुल्फिकार ने। ये जो तस्वीर छत्तीसगढ़ में सामने आई उसके बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जितने रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं। आप पहले भी बोल रहे थे कि 52 से 55 के बीच में, अब वो आंकड़ा पहुंच रहा है। बिल्कुल लगता था और पूरे छत्तीसगढ़ को घूमने के बाद एहसास हो गया था कि भूपेश सरकार के भय और आतंक से जनता ऊब चुकी है, भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है और बदलाव होगा। अब आगे का क्या होगा, क्योंकि अब पूर्ण बहुमत आ गया भारतीय जनता पार्टी को। अब जो चर्चाएं हो रही हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो क्या माना जाए कि अब डॉक्टर रमन सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, कोई डॉक्टर रमन के चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा गया। विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से राय लिया जाएगा और दल का नेता चुना जाएगा। हर बार यही होता है, 2003 में भी हुआ, 8 में भी हुआ, 13 में भी हुआ, तो वो प्रक्रिया समानता है और विधायकों के बैठक के बाद तय हो जाएगा। आपसे जब भी मेरी बात हुई तो आप यही बोल रहे थे कि 52 से 55 सीटें में पूर्ण बहुमत के सिर्फ। बाकी अगर देखें, एग्जिट पोल देखें, तमाम जो लोग हैं वो ये आकलन नहीं, तो आप इसको किस तरीके से आकलन कर पा रहे थे? पूरे छत्तीसगढ़ को घूमने के बाद एक नक्शा बना हुआ था और ये मालूम था कि भूपेश के घमंड को, भूपेश के भ्रष्टाचार को छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश के चेहरे को रिजेक्ट करने जा रही है और ये दिख रहा है पूरे चुनाव में। अच्छा, क्या मोदी जी की गारंटी काम की या और घोषणा पत्र ने पूरा ये लैंडस्लाइड किया? निश्चित रूप से जो नतीजा दिख रहा है, मोदी जी की गारंटी सबसे प्रमुख रूप से, उस गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया है और डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया है। सरकार बनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला काम क्या होगा? पहले ही कहा हुआ है कि 18 लाख आवास की बात और जो घोषणा पत्र हमने कहा है उसके क्रियान्वयन की बात, महिलाओं को 12,000 रुपया देने से लेकर अन्य घोषणा है उसका क्रियान्वयन। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और पूर्व पत्रकार मौजूद हैं। अभिषेक शर्मा हमारे पूर्व सहयोगी भी रहे हैं और मैं उन्हें राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक विश्लेषक भी मानता हूं। अभिषेक, रायपुर में हैं आप। रायपुर में तस्वीर सुबह कुछ और दिखी और दोपहर होने से पहले बदल गई। अब क्या फिर तस्वीर कुछ बदल सकती है या अब ये पक्की हो गई है? नहीं, कुछ सीटों पे बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन जो पहली 20 सीटें थी, 71 नंबर से लेकर 90 नंबर तक की जो सीटें थी, जिसमें पंडरिया से शुरू करके आप बस्तर कोंटा तक आते हैं, वो जो सीटें हैं उन सीटों में तो बीजेपी ने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया है। जो बस्तर की 12 सीटें हैं उनमें बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। और कोंटा में कवासी लखमा अगर हारते हैं तो आप ये मान लीजिए, और दीपक बैज अगर बस्तर में पीछे चल रहे हैं तो आप ये मानिए कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम कर दिया। चित्रकूट से शायद दीपक बैज हार भी जाए, जो कि पार्टी अध्यक्ष हैं यहाँ पर कांग्रेस के। जो आगे की जो वाली सीटें हैं, जैसे कि पंडरिया वाली सीट है जहां पे भावना बोरा चुनाव लड़ रही है, तो ये जो तमाम सीटें हैं यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कारकों ने काम किया है। मार्जिन्स बहुत कम होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो चुनाव है सुशील, ये चुनाव सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का आपको दूर से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस का अकेला चुनाव नहीं था। इसमें जीजीपी भी थी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जो उनके पार्टी अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम शायद इस बार चुनाव जीत रहे हैं, और वो चुनाव अगर जीतते हैं तो वो बीजेपी वहां पे सीट नहीं जीत सकती थी, लेकिन तुलेश्वर मरकाम जीत सकते थे। तो आप देखिए तुलेश्वर मरकाम जीत के आ रहे हैं। ऐसे ही स्थिति मरवाही में हो सकती है जहां पर जेसीसी जीत सकती है। तो ये जो चुनाव है ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का बहुत दूर से दिखाई देता है, लेकिन जब आप उसमें अंदर घुसेंगे तो आपको अरविंद नेताम दिखेंगे कि जिन्होंने एक तरीके से शपथ ले ली थी कि वो भूपेश बघेल को हरवा देंगे।
जो सर्व समाज पार्टी है जिसका सबसे ज्यादा वर्चस्व था उस पूरे इलाके में, बस्तर से और आदिवासी इलाकों में, जिसमें तमाम दलों के नेता आके इकट्ठे हुए थे और एक तरीके से उनका मानना था कि हमने पिछली बार 29 में से 26 सीटें दी हैं कांग्रेस को, जो कि अभूतपूर्व था। ऐसा परफॉर्मेंस वैसे भी नहीं हो सकता था कि आदिवासियों की इतनी सारी सीटें एक साथ कांग्रेस को मिल जाएं, लेकिन पिछली बार वो हुआ। तो उस जीत को भूपेश बघेल शायद पचा नहीं पाए या उन्होंने उस तरीके की हिस्सेदारी नहीं दी। तीसरी आप बड़ी बात देखेंगे कि जो आदिवासी इलाके हैं उनके मसलों पर सही तरीके से सही अप्रोच नहीं की गई भूपेश बघेल की तरफ से। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी की इमेज है उनकी, और वह है भी इमेज। उस इमेज में उनका जो सबसे बड़ा मसला है, आप देखिए कि आप आदिवासी इलाकों में जाएंगे, जो कन्वर्टेड जो ईसाई बने हैं उनको बरियल की जगह, उनको अपने दफन करने की जगह जो है वो एक चुनावी मुद्दा था, और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भूपेश बघेल उस पर कोई बड़ा फैसला ले नहीं पाए। उरांव जो जाति के लोग हैं वो उसमें साथ में नहीं आए हैं उनके, तो जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं वो साथ छोड़ गए, जो ट्राइबल्स हैं उनकी जो बड़े नेता हैं वो साथ छोड़ गए। कवासी लखमा जैसे नेता जो कि कांग्रेस के आप कह सकते हैं कि बड़े ट्राइबल नेता हैं, कोंटा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अगर फंसे हुए हैं। दीपक बैच को हराने के लिए खुद कांग्रेस ही एक हो गए। 22 लोगों की टिकट जब आप काटते हैं कांग्रेस में, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप खुद जीते ना जीते, लेकिन वो दूसरों को हरवाने के लिए पूरी मेहनत लगा देंगे। तो आप बस्तर के इलाके से, और बस्तर की 12 सीटें और पहले फेज की जो 20 सीटें हैं, उन सीटों में आपको बहुत बड़ी लीड दिखाई देगी, जहां से पिछली बार कांग्रेस जीती थी। दूसरा बड़ा मसला है सरगुजा, जो भी आप कह सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ को आप ऊपरी ऊंचे इलाके में और मैदानी इलाके में आप बदल सकते हैं। मतलब ऊपरी इलाका अलग है और मैदानी इलाके में पिछली बार जो चावल की कीमत थी, धान की कीमत थी, उसने बड़ा रोल प्ले किया था, इसमें कोई शक नहीं है। और उस गलती को सुधारा है बीजेपी ने वक्त रहते सुधारा है, और उसमें उन्होंने बोनस का सरप्लस भी दिया था। तो वहां पे एक गलती कांग्रेस ने शायद कर गई है कि लेकिन उससे भी बड़ी गलती है कि सरगुजा वाला जो इलाका है वहां पर सफाया हो रहा है। 13 में से तकरीबन 10 सीटें या 11 सीटें बीजेपी अपनी तरफ खींच के लेके जाएगी। तो उनका जो बड़ा फोर्स बन रहा है इस समय, वो ऊपरी छत्तीसगढ़ के इलाके से, बस्तर के इलाके से, और फिर सरगुजा के इलाके से बन रहा है। जी अभिषेक, बढ़िया एनालिसिस किया आपने। अभिषेक से मध्य प्रदेश नहीं पूछेंगे, नहीं तो और लंबा बताएंगे, छत्तीसगढ़ में इतना बता दिया। हाँ, राहुल देव जी भी हैं, अनुमा जी भी हैं। अनुमा जी काफी देर से बैठी हुई कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनुमा जी, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। राहुल सर, मैं आता हूं आपके पास। अनुमा, मेरा रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में क्या पलट गया? छत्तीसगढ़ के तो सारे एग्जिट पोल गलत हो गए। कांग्रेस पार्टी अगर कहीं कॉन्फिडेंट थी बीते 6 महीनों से, 7 महीनों से, तो वो छत्तीसगढ़ को लेकर थी। छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा पासा पलटेगा ये तो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। कहां भूपेश बघेल से गड़बड़ी हुई? आपने मेरे पेशेंस की तारीफ की, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अब कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता का पेशेंस और भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे हैं, और अब आप छत्तीसगढ़ की जो बात कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन मैनेजमेंट में भी भूपेश बघेल जी को बहा ले गई, क्योंकि जिस तरह से पूरे पिछले 2 साल में जिस तरह से वहाँ छापे पड़े, IAS ऑफिसर्स को जेल में रखा गया, और बिल्कुल बीच चुनाव में महादेव ऐप का नाम लेके एक उनके ऊपर गढ़ा गया आरोप, और उसके बाद जो भी कुछ हुआ, जनता के अंदर, जनता को कॉम्प्लिकेशंस नहीं समझ में आते, उसे सामने होता हुआ दिखता है। जनता इतना गूढ़ तरीके से राजनीति को नहीं समझती, लेकिन जनता अब समझेगी, क्योंकि अब जब बात ही नहीं होगी इसको ऐसे भी तो समझना चाहिए ना अनुमा जी की जो चीज बीजेपी या बीजेपी की लीडरशिप, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, वो पब्लिक फोरम पे जाके रैलियों में बोल रहे थे, उन पे ज्यादा भरोसा किया आवाम ने, रादर देन जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या भूपेश बघेल बोल रहे थे। मैं ऐसा मानती हूं कि इस देश को 10 सालों से पूरी तरह चुनाव में झोंका हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। परिवारों में लड़ाई हो रही है, आप देखेंगे घर में लोग लड़ रहे हैं। तो केवल चुनाव केंद्रित होकर हम भारत को कहां ले जाएंगे? आज वो चुनाव जीत रहे हैं,
कल ये सच नहीं होगा, लेकिन आप क्या केवल चुनाव में जीत से देश को बढ़ता देखेंगे? अमीरी और गरीबी का जो अंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को फायदा नहीं होता। भारतीय जनता की पार्टी की जीत से लोगों को फायदा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की जीत से भारतीय जनता पार्टी को फायदा कह रही है वन नेशन वन पोल करा लीजिए, लगातार चुनाव में देश को मत रखिए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जो बातें थी, जो प्रॉमिसेस थे, जो आपने तमाम सारे स्कीम्स के अनाउंसमेंट किया, मुफ्त बिजली का, मुफ्त शिक्षा का, लड़कियों को एक्स्ट्रा माइलेज देने का, वो ज्यादा उस पर भरोसा नहीं कर पाई क्या जनता? एक क्रम होता है, जिस राज्यों में चुनाव होता है मोदी जी पहले वहां जाकर बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, उस राज्य के लिए योजनाएं जारी करते हैं, और फिर जब पूरा उनका काम हो जाता है सरकारी खर्चे पर, तब जाके चुनाव आयोग चुनाव घोषित करता है। तो जब सत्ता में रहते हुए वो जो कर सकते हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे और लोगों को वो होता हुआ देखने के लिए वोट दे के सरकार में लाना होगा। लेकिन वहां प्रधानमंत्री खुद सरकारी खर्चे पे चुनाव का आधा काम कर जाते हैं, बाकी काम चुनाव आयोग कर देता है। जब उनको वो किसी चीज पर वार्निंग नहीं देता, वो बीच चुनाव में 5 और सालों के लिए फ्री अनाज की बात करते हैं, कोई उनको वार्निंग नहीं मिलती। वो मूर्खों का सरदार कहते हैं, कोई वार्निंग नहीं मिलती। इससे पहले वो सेना का इस्तेमाल कर चुके, कोई वार्निंग नहीं मिलती। आज हम सब यहाँ जो बैठे हैं और जिस चीज के साक्षी हैं, उस सब से पूरे देश को और आपको और हमको सबको जूझना पड़ेगा बहुत लंबे समय तक, क्योंकि ये जो देश बन रहा है ये लोकतंत्र नहीं बन रहा है, ये तानाशाह देश बनता चला जा रहा है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसके बाद कर्नाटक और हिमाचल के हमने नतीजे भी देखे थे। आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, अगर आप संक्षेप में बताएं कि अब वक्त तो बचा नहीं है लोकसभा चुनाव के लिए, उस तरह की यात्रा का असर दिखा था, वो असर अब खत्म होता हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल असर खत्म नहीं हुआ है, असर अपनी जगह कायम है। हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर वो जोश जमा हुआ है और हम लोगों तक और शिद्दत से जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो हमें निराश जरूर किया है इन चुनाव के परिणामों ने, लेकिन बहुत सी ऐसी टेक्निकल बातें हैं जो चुनाव के तुरंत बाद भी सामने आएंगी, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि मेरे गृह राज्य में इस तरह से हमारी पार्टी को मैंडेट ना मिलना मुझे चौंकाता नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे जगह पे लेकर खड़ा हो जाता है कि स्तब्ध कर देता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको भी कांग्रेस को भी थोड़ा मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और शायद अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो कांग्रेस को भी विचार करना होगा। तो 4 राज्यों के चुनावी रुझान जो है, हम लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी है, अब सीधा उनका रुख करते हैं। राहुल सर, आपसे समझना चाह रहे हैं, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, ये माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश को ये माना जाता है कि एक हिंदुत्व के लिहाज से बीजेपी आरएसएस काफी अहम स्टेट माना जाता है। अब जबकि एक वापसी बीजेपी की यहाँ एक जिसे कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर आगे अगर बढ़ रही है, तो इसके अंदर कहीं अंडरकरंट दिख नहीं रहा था। एक लहर के तौर पर यहाँ पर हम जानते हैं सुमित, वैसी लहर नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन जो नतीजे की तरफ बढ़ रहा है आगे ये स्टेट, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। आप किसी मध्य प्रदेश की बात करें? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में तो किसी ने नहीं सोचा था, एक्सेप्ट एक एजेंसी जिसने सर्वे दिखाया, हाँ। और उसने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, जिसका नाम एक्सिस है। हम लोगों को भी आश्चर्य हुआ था उस पर। मैं तो खुद मध्य प्रदेश से आता हूँ, मुझे खुद को आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा मैंडेट कैसे दिखा रहे हैं। और जैसे कि मैं आज सुबह से कोट कर रहा हूँ कि मैं मार्च के महीने में गया था इंदौर, महाकाल, उज्जैन, तो वहां पे लोगों ने मुझसे कहा, जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, कि भाई बीजेपी से पब्लिक बोर हो गया, इस बार बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है, शायद मामा हार जाएंगे। इस तरह की बातें मार्च के महीने की बात है। और आज नवंबर में जब वोटिंग होती है 6 महीने के बाद, तो चीजें बिल्कुल पलट चुकी है। ये परिस्थिति दिखाती है किस तरीके से मध्य प्रदेश में चीजें बीजेपी ने अपने कंट्रोल में की। मैं रानी हमारे साथ जुड़ी हुई, रानी शर्मा, रीमा, माफ करिएगा, रीमा शर्मा। रीमा, आप तो कांग्रेस कई सालों से कवर कर रही थी, कांग्रेस ने कहाँ गलती कर दी, क्या लगता है आपको? कांग्रेस का हमेशा ये होता है, उन लोग का स्टडी कम है। ऊपर से एग्ज़ाम आते हैं, ऊपर पर एग्ज़ाम पास करने के लिए जो पैरेट लर्निंग होता है वही करके चले जाते हैं। जो ज़मीन है, जो कंसेप्शन क्लियर नहीं होता है, पब्लिक के लिए मुद्दे पे जो बात करना है, कौन सा मुद्दे पे बात करना है, किस मुद्दे को लेके जाना है, वो होमवर्क उन लोग का नहीं है। मीन्स कांग्रेस को पल्स नहीं पता, पब्लिक का पल्स अभी तक उन लोग को समझ में नहीं आया। जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ में जो था वो भी निकल आया। छत्तीसगढ़ में और एक बात है, जो ईडी वाला जो बात आया, कुरक्षण वाला बात है, ये आदिवासी प्रोमिनेंट एरिया है, उन लोग इतना डीप तक नहीं जाता।
उन लोग को लगा ईडी आया है, करप्शन हुआ है, मीन्स करप्शन हुआ है। तो जी हमारे साथ राहुल देव जी भी जुड़ गए हैं। राहुल सर, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो रिजल्ट आते हुए अभी रुझान है और ऐसा लग रहा है लैंडस्लाइड विक्ट्री यहां पर बीजेपी की। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मध्य प्रदेश में 2 दशक तक बीजेपी वहां पर शिवराज का राज आए, इस तरह से सत्ता में वापसी होती हुई दिखेगी। आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के परिणाम बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और हम सबके अनुमानों के अनुसार अनुमानों को और सारे एग्जिट पोल्स को धता बताने वाले हैं एक तरह से। तो मैं अभी तो पहली बात यही कहूंगा कि जो किसी भी युद्ध में 4 चीजें होती हैं, 4 तत्व होते हैं, नेतृत्व, संगठन, संसाधन और नीतियां, रणनीतियां, आख्यान। इस चारों की में अगर आप तुलना करें कांग्रेस और बीजेपी की इन चुनावों के राज्यों के संदर्भ में, तो आप पाएंगे कि चारों में बीजेपी कई हाथ आगे थी कांग्रेस से। कांग्रेस इन चारों में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी आयाम में मुकाबला नहीं कर पाई। तो केवल परंपराओं के आधार पर उसको लग रहा है कि वो राजस्थान में तो सबको मालूम था, लेकिन मध्य प्रदेश में आगे आ जाएगी। लेकिन जो जीत का परिमाण है, जो मात्रा है जीत की, जो वोट शेयर में जो उछाल आया है, वो बिल्कुल अप्रत्याशित है। और एक बात अब बिल्कुल प्रमाणित हो चुकी है कि मोदी से बड़ा चुनाव जिताने वाला तत्व इस समय भारत में नहीं है और किसी भी पार्टी के पास मोदी जैसा चमकदार नेतृत्व वाला, ऐसी क्षमता वाला, ऐसे लोकप्रियता और आकर्षण वाला कोई नेता नहीं। उसके विकल्प में शून्य है। अभी कोई उस जगह को भरकर उनको चुनौती देने लायक कद को के आसपास भी पहुंच रहा हो, ऐसा भी दिखता नहीं। तो अभी एक जो पब्लिक परसेप्शन की बात हो रही थी, परसेप्शन मैनेजमेंट की बात हो रही थी, तो जो पब्लिक परसेप्शन है वो जो बना है पिछले वर्षों में, उसको भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद, अपनी सारी कोशिशों के बावजूद, राहुल गांधी ने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो भर नहीं पाए हैं। वो मैनेजमेंट अभी उसकी भी कुंजी भी बीजेपी के हाथ में। कांग्रेस की सरकार, कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है और जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी, वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है।